वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस है। मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम सीरीज 5th पढ़ेंगे जो हमने 500 MCQs की स्टार्ट किए नॉर्सेट, एएम, सीआरपीएफ और एनएचएम एग्जाम्स के लिए, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। सो गाइज, आज के वीडियो में हम टोटल 20 क्वेश्चन है जो डिस्कस करेंगे। मेरे पास कमेंट्स आए थे कि हम 500 MCQs कैसे कवर करेंगे। गाइज, मेरी डेली यही कोशिश रहती है कि आपको डेली 2 से 3 वीडियो है जो प्रोवाइड कराऊँ। यदि मैं 20 से 50 क्वेश्चन रख दूंगी तो आप लोग भी बोर होने लगेंगे देखते देखते। और सभी क्वेश्चन में यहाँ पर 20 क्वेश्चन है जो काउंटिंग बेस पर रहते हैं। जब उनका रेशनल हम करते हैं तो एटलीस्ट आपके 40 क्वेश्चंस तक सॉल्व हो जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि जब भी वीडियो को पब्लिश करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियोस को देख सकें। जीके और करंट अफेयर्स भी आने वाला है आपके एग्जाम्स में, टोटल 20 मार्क्स का, जिसमें जीके, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, साथ ही साथ रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये सभी चीज़ें टोटल 20 नंबर में आने वाली। बाकी 180 क्वेश्चन है जो नर्सिंग के आएंगे सिलेबस से रिलेट करते हुए। तो आप जीके के लिए मेरे दूसरे चैनल को भी जाके देख सकते हैं, उसका नाम है जीके विद कीर्ति। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सीरीज 5th है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रैमसे स्केल इज यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ। तो ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। रैमसे स्केल का यूज किस चीज के लिए, किस असेसमेंट के लिए किया जाता है? सेडेशन, पेन, अराउजल और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो एक स्केल होती है वो रैमसे स्केल। इसका यूज किसके लिए होता है? सेडेशन के लिए। इसमें स्कोरिंग दी जाती है तो उस बेस पर क्या किया जाता है, जो सेडेशन थेरेपी होती है, सेडेटिव्स मेडिसिन दी जाती है पेशेंट के लिए, तो उसको असिस करने के लिए, चेक करने के लिए जो एक टेस्ट होता है वो क्या कहलाता है? रैमसे सेडेशन स्केल। इसमें 6 कैटेगरी रखी गई हैं सीवियर एजिटेशन से लेकर डीप कोमा तक के लिए। स्केल में 6 पॉइंट्स रखे गए हैं। तो उन 6 पॉइंट्स में क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं वो भी हम देखते हैं। तो सेडेशन लेवल को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है कि स्टार्टिंग से सीवियर एजिटेशन से लेकर डीप कोमा तक। तो यहाँ पर शॉर्ट में हम देखते हैं सेडेशन लेवल और स्कोरिंग। यदि पेशेंट इज एंजियस एंड एजिटेटेड और रेस्टलेस और बोथ, यदि तीनों रेस्टलेस और एजिटेटेड दोनों है, मतलब उसको स्कोर 1 दिया जाएगा। दूसरा है पेशेंट इज कोऑपरेटिव ओरिएंटेड एंड ट्रैंक्विल, उसको स्कोर 2 दिए जाएंगे। पेशेंट रिस्पॉन्ड्स टू कमांड ओनली, जो भी आप उससे कह रहे हैं वो तुरंत रिस्पॉन्स करेगा तो उसको 3 स्कोर दिए जाएंगे। पेशेंट एग्जिबिट ब्रिस्क रिस्पॉन्स टू लाइट, ग्लैबुलर टैप और लाउड ऑडिटरी स्टिमुलस। यदि पेशेंट कुछ भी लाउड स्टिमुलस है, लाउड ऑडिटरी स्टिमुलस है, उसको रिस्पॉन्स करता है तो 4 पॉइंट दिए जाएंगे। पेशेंट एग्जिबिट अ स्लगिश रिस्पॉन्स टू लाइट, ग्लैबुलर टैप, और यदि पेशेंट क्या करता है, स्लगिश रिस्पॉन्स देता है किसी भी लाउड ऑडिटरी स्टिमुलस के लिए, तब 5 पॉइंट दिए जाएंगे। यदि पेशेंट किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स नहीं देता, मतलब 6 पॉइंट की पेशेंट है जो क्या है, डीप कोमा की कंडीशन में है। तो इस तरीके से रैमसे स्केल का यूज किसके लिए किया जाता है? सेडेशन का लेवल चेक करने के लिए। इसमें 6 कैटेगरी रखी गई हैं, इनको अलग अलग पॉइंटिंग दी जाती है। नेक्स्ट इज द मेजर न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व्ड इन द अकरेंस ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जिसके कारण ओसीडी की कंडीशन होती है? डोपामाइन, एपिनेफ्रिन, एसिटाइल कोलिन और डी है यहाँ पर सेरोटोनिन। तो जनरली ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या है? एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। तो इसमें क्या कंडीशंस रहती हैं और पेशेंट किस तरीके से बिहेव करता है वो भी आपको बताऊंगी। तो पहले कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब होगा ओसीडी में? तो जनरली जो ओसीडी में न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब होता है वो है सीरोटोनिन। और जो सीरोटोनिन का जो लेवल है वो क्या होगा? लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है। जनरली लो होगा जो सीरोटोनिन का लेवल, क्योंकि ओसीडी में क्या होता है, एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर है। पर्सन ऐसी चीज़ें फील करेगा जो रूटीनली उसके लिए डेली होती हूँ बट उनको बार बार करेगा उन चीज़ों को, तो क्या कहलाएंगे? कंपल्सन। और थॉट्स आएंगे दिमाग में बार बार, वो कहलाएंगे ऑब्सेशन। तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि जो कंपल्सन है क्या है, बार बार उस काम को परफॉर्म कर रहा है, खुद फिजिकली जाके उस काम को कर रहा है। और यदि जो थॉट्स दिमाग में आ रहे हैं, जो सोच रहा है, वो क्या है? ऑब्सेशन। क्योंकि कई बार एग्जाम में ये चीज़ आ चुकी है कि ऑब्सेशन थॉट है
या फिर रूटीन वर्क में आएगा। तो ऑब्सेशन है, थॉट है जो बार बार दिमाग में आएंगे। और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर के नाम दिए हुए हैं यहाँ पर, कौन किसको कंट्रोल करता है। तो एड्रिनलिन न्यूरोट्रांसमीटर को फाइट और फ्लाइट के नाम से जाना जाता है। नॉरएड्रिनलिन जो कंसंट्रेशन को कंट्रोल करके रखता है। डोपामीन प्लेजर न्यूरोट्रांसमीटर है। सेरोटोनिन मूड न्यूरोट्रांसमीटर, वही मैंने आपको बताया कि जो ओसीडी में क्या होता है, आपके दिमाग में थॉट्स आएंगे, कोई भी काम करना होगा बार बार, तो एक तरीके का मूड डिसऑर्डर है, और ये ओसीडी में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। गाबा एसिटाइल कोलिन ग्लूटामेट और एंडोर्फिन्स, तो एक तरीके के नाम हो गए। बात हम करते हैं कि किस न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल कम होता है या बढ़ता है तो कौन सी साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। तो एसिटाइल कोलिन यदि हाई होता है तो डिप्रेशन में हाई देखने को मिलेगा, एल्जाइमर्स की कंडीशन में लो देखने को मिलेगा। नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ेगा, मैनिया, एंजाइटी स्टेट और सीजोफेनिया देखने को एक कंडीशन मिलेगी। तो जब भी ये न्यूरोट्रांसमीटर, आपको दो चीजें बता दूं, डिप्रेशन में जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो घटते हैं, और सीजोफेनिया में उनका लेवल बढ़ा हुआ रहता है, मैनिया में भी बढ़े हुए रहेंगे। सोमेटोस्टेटिन हंटिंगटन्स डिसीज को कॉज करने का कारण बनता है, यदि इसका लेवल बढ़ जाए और कम हो जाए तो एल्जाइमर्स। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डोपामीन। डोपामीन और सीरोटोनिन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो यदि डोपामीन का लेवल बढ़ता है, मैंने आपको बताया मैनिया में जितने भी, मैनिया हो गया और डिप्रेशन, तो इनके अपोजिट एक काम करते हैं। तो डोपामीन क्या होगा, मैनिया में बढ़ेगा, और यदि डिप्रेशन की कंडीशन हो रही है तो घटेगा। ऐसे ही सेम सीरोटोनिन की इसमें है, यदि घट रहा है तो डिप्रेशन में देखने को मिलेंगे, और बढ़ रहा है तो एंजाइटी में। नेक्स्ट इज द इन्फेक्शन विच इज एक्वायर्ड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। यहाँ पर कौन सा इन्फेक्शन है जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो रहा है। पर्ट्यूसिस, प्लेग, मलेरिया और पोलियो। तो एक और होता है जो इन्फेक्शन एनिमल्स से ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट होता है, वो क्या कहलाता है, जूनोटिक इन्फेक्शन। तो यहाँ पर ये भी पूछ सकते हैं इनमें से जूनोटिक डिसीज कौन सी है, तो वो है प्लेग। क्योंकि प्लेग किससे फैलती है, जो रेट होते हैं, इन्फेक्टेड रेट, उनके थ्रू होती है। और इसके जो बैक्टीरिया होते हैं, एयरसीनिया पेस्टिस, इनके नाम भी याद रखना है आपको। जो स्मॉल मैमल्स और फ्ली होते हैं उनके थ्रू क्या होते हैं, प्लेग की कंडीशन होती है, और इसके जो बैक्टीरिया है एयरसीनिया पेस्टिस, इसका पॉजिटिव एजेंट माना जाएगा, और एक बैक्टीरियल डिसीज हो जाएगी। इसको एक तरीके से जूनोटिक बैक्टीरियम डिसीज भी कहा जाता है, क्योंकि ये एनिमल्स टू ह्यूमन में ट्रांसफर हो रही है। नेक्स्ट इज मलेरिया इन्फेक्शन कैन बी ट्रांसमिटेड बाय। तो मलेरिया का इन्फेक्शन किसके थ्रू है जो ट्रांसमिट हो सकता है। ऑप्शन है यहाँ पर वर्टिकल ट्रांसमिशन थ्रू प्लेसेंटल डिफेक्ट, बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो मलेरिया का इन्फेक्शन जनरली किसके थ्रू होता है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के काटने के कारण। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है, और यदि प्लेसेंटा में किसी भी तरीके का डिफेक्ट है तो वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू भी मलेरिया फीटस को हो सकता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज हुकवॉर्म पेनिट्रेट इनटू द बॉडी बाय पेनिट्रेटिंग द स्किन ऑफ। तो जो हुकवॉर्म है हमारी बॉडी में किस तरीके से एंटर करते हैं, जो स्किन को हमारी कहाँ पर पेनिट्रेट करेंगे, फुट, हेड, हैंड और ईयर्स। तो जो हुकवॉर्म है जनरली मॉइस्ट एरिया में प्रेजेंट रहते हैं, जो इन्फेक्टेड एरिया रहेगा वहां पर रहेंगे। तो ये जनरली हमारे फुट की स्किन के थ्रू पेनिट्रेशन करके बॉडी में पहुंचते हैं। इस तरीके से देखिए इंटेस्टाइन हुकवॉर्म की लाइफ साइकिल दी हुई है कि किस तरीके से डेवलप होके हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। नेक्स्ट इज सर्जरी डन फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए कौन सी सर्जरी परफॉर्म की जाती है। थाइमेक्टोमी, पेलियोडोक्टोमी, सिंपैथेक्टोमी और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो जो माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन होती है इसमें जनरली सर्जरी परफॉर्म की जाती है वो है थाइमेक्टोमी। थाइमेक्टोमी क्या है, एक मेन ट्रीटमेंट मेथड है माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए। तो इसमें जो थाइमस ग्लैंड है उसको रिमूव कर दिया जाता है, ताकि जो ऑटो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कर रही है थाइमस ग्लैंड, जो खुद की मसल नर्व पर अटैक करती हैं जो ऑटो एंटीबॉडीज, तो उसका जो कनेक्शन है वो तोड़ने के लिए थाइमस ग्लैंड को ही अलग कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है थाइमेक्टोमी में। तो यहाँ पर जो माइस्थेनिया ग्रेविस है इसमें कौन सी कंडीशन है, तो इसमें
वीकनेस और रैपिड फटीग ऑफ मसल्स देखने को मिलेगी अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। खुद का कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और ये क्यों होगी? क्योंकि नर्व और मसल्स के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसके कारण ये कंडीशन देखने को मिलेगी माइस्थेनिया ग्रेविस। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है थायमेक्टोमी, थाइमस ग्लैंड को अलग करना, रिमूव करना। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इज ट्रू रिगार्डिंग लंबर पंचर मेथड। लंबर पंचर मेथड के लिए सही पॉइंट यहाँ पर क्या है? ऑल्सो नोन एज स्पाइनल टैप, knee chest position will be given to patient, needle passed between third and fourth और fourth and fifth lumbar vertebra और D all of the above। तो लंबर पंचर को स्पाइनल टैप भी कहा जाता है। इसमें जो निडल पास की जाती है, इंसर्ट की जाती है, वो L3 और L4 में भी कर सकते हैं और L4 और L5 लंबर वर्टिब्रा में भी कर सकते हैं। नी चेस्ट पोजीशन भी प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को। तो यहाँ पर सभी पॉइंट क्या होंगे? ऑल ऑफ दी अबव। राइट आंसर इज डी। नी चेस्ट पोजीशन इस तरीके से लंबर पंचर के लिए जो पोजीशन दी जाती है। नेक्स्ट इज डिक्रीज्ड ग्लूकोज इन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सजेस्टिव ऑफ। यदि जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का लेवल है वो ग्लूकोज में क्या रहे? कम रहे। सॉरी, CSF में क्या रहे? ग्लूकोज कम रहे। तो ये कंडीशन क्या और किस में है जो प्रेजेंट रहेगी? इंसेफेलाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस, ब्रेन एब्सेस या फिर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। जितनी भी बैक्टीरियल कंडीशंस देखने को मिलेंगी उसमें क्या रहेगा? CSF में ग्लूकोज का लेवल कम रहेगा और ये जनरली बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। इसको और क्या कहा जाता है? हाइपोग्लाइकोरेचिया, लो लेवल इन द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। CSF में यदि ग्लूकोज का लेवल कम है तो क्या कहलाएगा? हाइपोग्लाइकोरेचिया। और ये कंडीशन है जो जनरली मोस्ट कॉमनली यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो या फिर ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस हो उसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग फेनिटोइन। तो फेनिटोइन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? ब्लीडिंग गम्स, जिंजिवियल हाइपरप्लासिया, कुस्नॉइड अपीयरेंस, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर जो कॉमन साइड इफेक्ट है फेनिटोइन का, जो एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन है, तो इसका जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो जिंजिवल हाइपरप्लासिया। इज द राइट आंसर इज बी। और इसमें जो गम्स के जो टिश्यू है दांतों के चारों तरफ, उनमें क्या देखने को मिलेगी? ओवर ग्रोथ देखने को मिलेगी गम्स के जो टिश्यू है वहां पर। तो ये कंडीशन कहलाती है जिंजिवल हाइपरप्लासिया। और जो फेनिटोइन है एक एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन है और इस एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन के और अदर साइड इफेक्ट हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस, फीलिंग ऑफ स्पिनिंग, ड्राउजीनेस, ट्रबल इन स्लीपिंग एंड नर्वसनेस। तो ये सभी क्या है? और यदि ये बहुत ज़्यादा वर्स्ट होते हैं केस, यदि फेनिटोइन दी है किसी भी पेशेंट को, एक तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दी जाती है, यदि दी है तो कुछ भी इससे ज़्यादा और वर्स्ट सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो आपको तुरंत है जो डॉक्टर को एडवाइस लेना होगा। नेक्स्ट इज मास्क लाइक फेस इज द क्लिनिकल फीचर ऑफ। मास्क लाइक फेस किस में देखने को मिलता है? मेंटल रिटार्डेशन, पार्किंसंस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और ग्लीन बॉर सिंड्रोम। तो मास्क लाइक फेस है बहुत ही अच्छा क्लिनिकल फीचर्स या फिर की पॉइंट फीचर्स किसका है? तो ये है पार्किंसंस डिसीज का। नेक्स्ट इज एंटीरियर कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इज कॉल्ड। तो ये सभी स्पाइनल के कर्वेचर के बेस पर डिसीज के नाम दिए हुए हैं। यदि एंटीरियर कर्वेचर होता है स्पाइन का तो ये क्या कहलाएगा? लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्कोलियोसिस या फिर ऑस्टियोमलेशियम। तो एंटीरियर कर्वेचर है तो ये क्या कहलाएगा? लॉर्डोसिस। यदि फॉरवर्ड राउंडिंग ऑफ द बैक होता तो ये क्या कहलाता? काइफोसिस। इस तरीके से लॉर्डोसिस में इस तरीके से जो कर्वेचर देखने को मिलेगा, काइफोसिस में इस तरीके से, और स्कोलियोसिस में साइडवे कर्वेचर है जो अच्छा कर्वेचर देखने को मिलेगा स्पाइन का। नेक्स्ट इज राम, अ 32-year-old मेल हैज बीन एडमिटेड टू द ICU following a motor vehicle accident. Assessment found a positive Coulin sign. What does this indicate? तो यहाँ पर एक 32 साल का मेल क्लाइंट है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी कह सकते हैं हम उसमें, तो उसको कुलिन साइन प्रेजेंट है। तो ये किसके लिए इशारा करेगा? हीमोथेरेक्स के लिए, स्कल फ्रैक्चर, पेल्विक फ्रैक्चर और रेट्रोपेरिटोनियल फ्रैक्चर।
जनरली जो कुलिन साइन है यहाँ पर किसकी तरफ इशारा कर रहा है कि जो अम्लाइकस पार्ट है वहाँ पर किसी भी तरीके की इंटरनल इंजरीज तो नहीं हुई है, और वो क्या है, रेट्रोपेरिटोनियल फ्रैक्चर। इस तरीके से कुछ जो साइन शो करेगा डिस्कलरेशन ऑफ द अम्लाइकल एरिया के पास रहेगा, वो क्या कहलाता है, कुलिन साइन। और ये जनरली लेफ्ट फ्लैंक की तरफ ही देखने को मिलेगा, तो इसीलिए आपको ये याद रखना होगा। कुलिन साइन क्या है, डिस्कलरेशन ऑफ द अम्लाइकल एरिया ड्यू टू इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज। यदि इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज हुआ है तो कौन सा साइन कहलाएगा, कुलिन साइन। यदि यही साइन ग्रे टर्नर साइन में किस तरीके का होता है, डिस्कलरेशन, तो ये हेमरेजिक पैंक्रियाइटिस में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, एट्रोपिन इज कॉमनली यूज्ड प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन इफ इनहेलेंट एनेस्थेटिक्स टू रिड्यूस। तो एट्रोपिन है जो, यदि एनेस्थेटिक इनहेलेंट्स दिया है उसका असर कम हो रहा है तो एट्रोपिन क्यों दी जाती है, मसल टोन के लिए, सीक्रेशंस के लिए, नोसिया वॉमिटिंग्स के लिए, और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो एट्रोपिन क्यों दी जाती है, सीक्रेशन को कम करने के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट इज एंटीडोट फॉर पैरासिटामोल पॉइजनिंग इज। तो आपको सभी मेडिसिन के एंटीडोट याद रखने होंगे, चाहे वो एंटीकोगुलेंट्स हो या फिर एंटीपायरेटिक्स हो। जितनी भी मेडिसिन है, चाहे NSAIDs हो, तो सभी मेडिसिन के एटलीस्ट आपको 30-40 मेडिसिन के जो एंटीडोट है उनके नाम याद रखना आप लोग। तो यहाँ पर पैरासिटामोल पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट क्या दिया जाएगा, नेलोक्सोन, N-एसिटाइलसिस्टीन, एट्रोपिन या फिर विटामिन के। तो पैरासिटामोल पॉइजनिंग के लिए जो एंटीडोट यूज होता है वो N-एसिटाइलसिस्टीन। नेक्स्ट है अर्ली फीचर ऑफ एस्प्रिन पॉइजनिंग आर। तो एस्प्रिन पॉइजनिंग हुई है, ओवरडोज हुआ है एस्प्रिन का, कौन सी मेडिसिन, सॉरी कौन से साइन है जो देखने को मिलेंगे, रैसेस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर, और डी हेडेक। तो यहाँ पर रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर है, इसका मतलब टिंगलिंग साउंड, टिनिटस है जो देखने को मिल रही है कंडीशन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी, रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर। एक इसमें देखने को मिलते हैं एस्प्रिन पॉइजनिंग या फिर एस्प्रिन के ओवरडोज में। नेक्स्ट इज ड्रग यूजफुल फॉर गट। तो जो गट में क्या होता है, जो भी हमारे जॉइंट्स है वहां पर यूरिक एसिड का ऑक्यूमुलेशन हो जाता है, और उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन है जो यूज की जाती है, तो वो एलोप्यूरिनॉल। एलोप्यूरिनॉल मेडिसिन को यूज किया जाता है ताकि जो हाई ब्लड यूरिक एसिड लेवल है उसको कम किया जा सके। क्योंकि गट में क्या होता है कि जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स है वो बहुत ज़्यादा जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, उनको निकालने के लिए बाहर, उनको घोलने के लिए जो मेडिसिन यूज होती है वो क्या है, एलोप्यूरिनॉल मेडिसिन। और जनरली ब्रांड नेम इसका जाइलोप्रिम के नाम से मार्केट में मिलती है। तो यदि गट की कंडीशन है तो सीवियर पेन, रेडनेस एंड टेंडरनेस रहेगी जॉइंट्स में प्रेजेंट, और एलोप्यूरिनॉल मेडिसिन का यूज किया जाएगा उस क्रिस्टल, जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं उनको रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट इज वैक्सीन प्रिवेंटेबल नियोनेटल डिसीजेज। तो कौन सी डिसीज है जो वैक्सीन के थ्रू प्रिवेंट की जा सकती है नियोनेट्स में, ट्यूबरक्लोसिस, परट्यूसिस, टिटनस और डी मीजल्स। तो न्यूनेटल के लिए पूछा गया है तो वो होगी टिटनस, क्योंकि मदर्स में क्या होता है, टिटनस टॉक्साइड के TT के डोज दिए जाते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर। तो न्यूनेट्स में क्या रहे, ताकि बेबी को भी टिटनस होने के चांसेस कम रहे। तो इसीलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट इज मैक्सिमम स्कोर ऑफ MMSE, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का मैक्सिमम स्कोर कितना होता है, 13, 47, 30, 55। तो जो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है साइकेट्रिक में यूज किया जाता है, तो इसमें जो स्कोरिंग है मैक्सिमम स्कोरिंग में होती है 30 नंबर तक पॉइंट है जो इसमें दिए जाते हैं। और MMSE को क्या कहा जाता है, फॉल्स्टीन टेस्ट, एक तरीके से क्वेश्चनायर होता है जिसमें मार्किंग की जाती है और पूछा जाता है। तो इसमें 5 चीजें पूछी जाती हैं, ओरिएंटेशन, मतलब कि आज कौन सा महीना है, कौन सा साल है, मंथ, डेट, टाइम, कहाँ पर हो आप, ये सभी चीजें, रजिस्ट्रेशन, अटेंशन एंड कैलकुलेशन, रिकॉल, जो भी चीजें याद हो उनको दोबारा पूछा जाता है, और लैंग्वेज। तो ये सभी चीजें किस में पूछी जाती हैं, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में। मैक्सिमम स्कोरिंग कितनी होती है, 30। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कंडीशन इन विच चिल्ड्रन इज पुलिंग आउट हेयर। कौन सी कंडीशन है जिसमें बच्चे अपने खुद के हेयर खींचते हैं, इमिप्रामाइन, एक्रोफोबिया, ओलेंजापाइन और फिर ट्राइकोलिटोमैनिया।
जिस कंडीशन में बच्चे इवन बड़े भी अपने खुद के हेयर खींचने लगे, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? ट्राइकोटिलोमैनिया। इस तरीके से। नेक्स्ट इज व्हेन अ पेशेंट इज नॉट अवेयर ऑफ हिज और हर मेंटल इलनेस, इट इज कॉल्ड। यदि कोई पेशेंट अपनी खुद की मेंटल इलनेस से अवेयर नहीं है, उसको पता नहीं है कि उसको क्या हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? डिसोरिएंटेशन, लैक ऑफ इंसाइट, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, अनकॉन्शियसनेस। तो यदि किसी पेशेंट को अपनी मेंटल इलनेस के बारे में पता नहीं है, तो वो कहलाएगा लैक ऑफ इंसाइट। क्या कहलाएगा? लैक ऑफ इंसाइट। और इसको एंसोगोनिया के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर एक और पॉइंट, डिसओरिएंटेशन, एक तरीके की कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है, जिसमें पर्सन को क्या टाइम है, क्या प्लेस है, कहाँ पर है, कुछ भी चीज़ें पता नहीं होती हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? यदि मेंटल इलनेस के बारे में पता नहीं है, तो वो होगा लैक ऑफ इंसाइट। डिसोरिएंटेशन में पेशेंट को यही पता नहीं है कि वो कहाँ है, किस जगह पर है, आज क्या तारीख है, क्या दिन है, क्या महीना है, सभी चीज़ें। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, लैक ऑफ इंसाइट। सो ये थे गाइज यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।